हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए आपका ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर करेंगे, जो टेस्ट नंबर होगा 11, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 तक पूरे कंप्लीट कर लिए, जिसमें कुछ पेपर आपके फुल टेस्ट थे, कुछ पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। और आज हम इसी कड़ी में टेस्ट नंबर 11 के नाम पर आज हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। और कल हमारा टेस्ट नंबर 12 आएगा, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा। क्योंकि आपको मैंने हर वीडियोस में बताया कि हम लोग 30 से 35 टेस्ट पेपर पूरे कवर कर लेंगे 15 सितंबर से पहले ही, जिससे आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकेंगे। और रिवीजन कैसे करना है टेस्ट पेपर को, इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो बना दी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। आप उसे देख सकते हो कि किस तरीके से आपको टेस्ट पेपर रिवीजन करना है, ताकि एग्जाम से पहले आपको सारे फैक्ट और सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाने चाहिए। अल्टीमेटली यही आपका उद्देश्य होना भी चाहिए कि किसी भी तरीके से आपके ध्येय आईएएस के अगर हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं या किसी भी अदर कोचिंग्स के, तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और ध्यान देना कि इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल मिलेगी, लेकिन टेस्ट पेपर हमारे केवल हिंदी में होंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी पीडीएफ पोस्ट हो जाती है वीडियोस के आने के बाद। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अपने भाई के चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो इसकी अदर एक्सप्लेनेशन होगी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो सारी चीजें कवर करेंगे। जैसा पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब याम्योत्तर रेखा को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में आईएसटी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 82.5 डिग्री 30 मिनट है, 82.5 डिग्री 30 मिनट। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी आपको पूरा लिखना होगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में। तो ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये देशांतर रेखा है तो कुछ इस तरीके से गुजरेगी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में। तो किन किन राज्यों से होकर जाती है? सबसे ऊपर आपको यूपी से जाएगी, फिर यूपी के बाद एमपी से जाती है, एमपी के बाद ये नीचे आएगी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद नीचे ओडिशा से, और उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहां पूछ रहा है कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, तो तेलंगाना इसमें नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद में नैनी नाम की जगह के आसपास से होकर गुजर जाती है। किसी बुक में आपको कड़ा दे देगा, किसी बुक में नैनी दे देगा, किसी बुक में मिर्जापुर के समीप देगा। अल्टीमेटली आंसर यही रहेगा। तो ये हो गया पहले का आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है, अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था क्या? तो यहां पर ही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब दुनिया में जीवाश्म घटकों की उत्पत्ति होती है, और एक होता है जीवाश्म घटकों की उत्पत्ति से पहले की दुनिया, उन्हें 2 कैटेगरी में लिखा गया है। एक होता है आपका प्री कैम्ब्रियन, क्या कहते हैं उसे हम? प्री कैम्ब्रियन कह देते हैं। और एक होता है आपका कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है जीवाश्म युक्त, जीवाश्म युक्त, क्योंकि इस समय तक जीवाश्म घटक आ चुके थे। लेकिन अरावली में आपको कहीं पर भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए इसको प्री कैम्ब्रियन युग में रखा गया, जो कि जीवाश्म रहित होती है। क्या होती है? जीवाश्म रहित, क्योंकि उस समय तक जंतु जानवर पेड़ पौधे इनका विकास नहीं हुआ था। इसीलिए इस पर्वत के बनने में किसी भी प्रकार की जीवाश्मिक यौगिक नहीं मिलते हैं। तो यहां पर यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि कैम्ब्रियन काल नहीं था, प्री कैम्ब्रियन काल था, जो इससे और पहले का था। तो केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अच्छा, कुछ अदर फैक्ट आपको बताते चले कि अरावली श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है वो कहां पर है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, जहां पे दिलवाड़ा जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जैनों का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। साथ ही साथ ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लंबाई दीपालपुर मतलब पालनपुर समझ लीजिए, पालनपुर गुजरात से शुरू होके ये राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में मेहरौली स्तंभ जो है आपका, कुतुब मीनार वगैरह, ये सभी अरावली पर्वत पर ही डेवलप है। तो यहाँ पे पहला सही हुआ, दूसरा गलत हो गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ आई हुई है वो कुछ इसी तरीके से, कहीं पे ये डार्क ज्यादा, इनका जो लोगो है ध्येय का, ये लोगो ज्यादा डार्क हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पे जब डिस्कस करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको प्रॉपर सुनाई दे और चीजें दिखे भी। जैसे यहाँ पे चारागाह या हिल स्टेशन है, और यहाँ पे राज्यों की बात कर रहा है, मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो बन्नी चारागाह की अगर मैं बात करूं तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात में। और ये बुग्याल पग्याल ऐसे करके आपने पढ़ा होगा,
बुग्याल पग्याल, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित हो गया। खाज्जियार की बात करेंगे तो खाज्जियार आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो गया। और पहलगाम, पहलगाम तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये आप अक्सर न्यूज में भी सुनते रहते हो। तो ये 4 राज्यों से संबंधित चीजें मैंने आपको बता दी। बन्नी चारागाह गुजरात में, बग्याल पग्याल कहाँ होता उत्तराखंड में, खाज्जियार कहाँ होता हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। इस आधार पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? पहाड़ियां और अवस्थिति। अगर रामगिरी की पहाड़ियां देखोगे तो आंध्र प्रदेश सही है, शिवराय की पहाड़ियां देखोगे तो तमिलनाडु भी सही है, मैकाल की पहाड़ी देखोगे तो ये भी छत्तीसगढ़ सही है, परंतु गड़जात की पहाड़ियां दोस्तों झारखंड में नहीं है। गड़जात की जो पहाड़ियां हैं वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? ओडिशा में देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे निम्नलिखित में से वह कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनुर्वर हो जाती है? अर्थात यहाँ पे काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा या दोमट मृदा के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने तपस्या नोट्स के अंतर्गत सॉइल मृदा पे कुछ एनवायरमेंट टॉपिक में पढ़ाया था, क्योंकि तपस्या नोट्स आपके प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। चाहे वो आप यूपीएससी का प्री मेंस दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का या फिर आरओ का, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, सारे टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। जिन लोगों ने उन क्लास को देखा होगा, आज उन्होंने देखा होगा कि एनवायरमेंट के ही टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर आप लोग उन क्लासेस को देखा करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, एंशिएंट कंप्लीट है और एनवायरमेंट भी चल रही है आपकी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लोहे की अधिकता किस में होती है? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो सीधा आंसर निकल आएगा आपका, लोहे की अधिकता लेटेराइट में होती है। किसमें? लेटेराइट में होती है। हालांकि लाल मृदा में भी होती है, लेकिन लेटेराइट में भी होती है। अच्छा, लेटेराइट मृदा का जो विकास होता है ना, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र में होता है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे तीव्र निछालन के द्वारा होती है। तीव्र निछालन का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? जब मृदा के ऊपर से जब बारिश या पानी कोई भी पड़ता है तो मृदा के अंदर के पोषक तत्वों को क्या करता है? अपने साथ घोल कर नीचे ले जाता है, नीचे की परतों में ले जाता है, जिससे मृदा की ऊपरी परतों में लोहा और एल्यूमिनियम जैसे घटक बच जाते हैं। और जिस वजह से इसमें क्या होता है? लोहे की अधिकता हो जाती है, सारे पोषक तत्व लीचिंग प्रोसेस से नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण ये मृदा कैसी होती है? अनुपजाऊ हो जाती है, अर्थात अनउर्वर हो जाती है। और इसीलिए जो है कि क्या हो गया? इसीलिए ये अनुर्वर हो जाती है लेटराइट मृदा। इसका मुख्य रूप से जो विकास होता है केरल और महाराष्ट्र में होता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सभी पोषक तत्वों की मुख्य रूप से कमी पाई जाती है। तो ये हो गया बी आंसर, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चांगला की बात करेंगे तो लद्दाख में ही स्थित है, रोहतांग की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडिला की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। परंतु दोस्तों सेला जो है आपका, ये जो सेला है उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो ये याद रख लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर दे रहा है कुछ चैनल के नाम दिए हुए और उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। जैसे डंकन पास की बात करेंगे तो डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया, ये साउथ अंडमान हो गया, और यहाँ पे एक लिटिल अंडमान हो गया। फिर यहाँ पे इस तरीके से ग्रेट निकोबार आते हैं, दो अलग अलग आइलैंड से। तो डंकन पास आपका साउथ और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। तो ये हो गया आपका। दूसरा, कोको स्ट्रेट की बात करेंगे तो कोको आपका इंडोनेशिया का एक कोको आइलैंड है। ठीक है, कोको आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया का है। और ये सामान्यतः बाउंड्री शेयर करता है लगभग उत्तरी अंडमान के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि कोको आइलैंड आपका इंडोनेशिया का नहीं बल्कि म्यांमार की टेरिटरीज में आता है। किस में आता है? म्यांमार की टेरिटरीज में आता है। और ये आपके कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। जैसे ये आपका नॉर्थ अंडमान हो गया, ठीक है, और यहीं कहीं पे आपका कोको आइलैंड होता है, तो इनके बीच में आपको कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि देखने को मिल जाती है। तो ये म्यांमार की टेरिटरीज में आता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना जरा। फिर आगे 10 डिग्री चैनल, जो कि आपका रटा हुआ है हमेशा के लिए। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के मध्य होता है, और लक्षद्वीप सागर आपका लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में स्थित होता है। तो मालाबार आपके भारत का पश्चिमी तट होता है, और जहां पे लक्षद्वीप भी आपको देखने को मिलता है, तो इसके बीच में लक्षद्वीप सागर होता है। परंतु अगर 10 डिग्री चैनल पूछ रहा है तो अंडमान और निकोबार के बीच में हो गया, और कोको स्टेट आपका कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच में, और डंकन पास आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पाया जाता है। तो इस आधार पे जो इसका आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले
जो स्थान है उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। अब ध्यान से समझो ये गलती क्या हो जाएगी आपसे, आप उत्तर से दक्षिण बना के चले जाओगे और बनाना क्या, दक्षिण से उत्तर का सही क्रम। तो यहाँ पे देखोगे मन्नार की खाड़ी आएगा, फिर एडम ब्रिज आएगा, फिर पंबन द्वीप आएगा और फिर पाक की खाड़ी आएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य ऐसा एक वाटरवेज है जो इनको अलग करता है। क्या करता है, इनको अलग करता है। तो यही जो है कि क्रम होगा, सबसे पहले पाक स्ट्रेट आएगा, फिर पंबन आइलैंड, फिर एडम ब्रिज, फिर मन्नार की खाड़ी। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम जो चैनल का लिंक दिया गया है उस पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे सही कथन की बात की जा रही है। तो सही कथन की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूछ रहा है कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश के साथ अगर आप देखोगे तो इन तीनों राज्यों के अलावा 2 राज्य और ऐसे हैं जो आपके बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो हो गया त्रिपुरा, मिजोरम, असम, साथ ही साथ आप मेघालय का नाम भी लिख लो और वेस्ट बंगाल का भी नाम लिख लीजिए, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये तो सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। अब ध्यान से समझो, म्यांमार से दोस्तों कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश ऊपर बाउंड्री शेयर करेगा, फिर इसके नीचे नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है, इसके नीचे मणिपुर बाउंड्री शेयर करेगा और इसके नीचे आपका मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पश्चिम बंगाल तो आता ही नहीं है, इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया भैया। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ इस तरीके से जो पश्चिम बंगाल का विकास होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको भूटान से बाउंड्री शेयर करेगा और यहाँ आपसे नेपाल से बाउंड्री शेयर करेगा। इन दोनों के बीच में आपका सिक्किम भी स्थित होता है, तो नेपाल और भूटान से भी बाउंड्री शेयर करता है आपका पश्चिम बंगाल। तो पहला और तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो गए, केवल दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल आपका म्यांमार से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पूरा आप देख लेना, ये पूरा का पूरा आप नोट्स की मतलब पेपर की क्लास देख लेना अभी इंडियन ज्योग्राफी के, ये सारे के सारे हमारे जो इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे घटना चक्र के, वहां पर ही सारे प्रश्नों के आंसर यहां पे मिल जाएंगे। ये समझ लीजिए ये पूरा टेस्ट पेपर ही वहां से तैयार कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। अब मैं यहाँ पे उसे दिखाने तो बैठा नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल एग्जाम तो है नहीं, ये तो टेस्ट पेपर है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें इग्नोर करके मत जाना एग्जाम में। निम्नलिखित में से गलत युग्मों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ देख लो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो रहा है, सिंधु सांगपो सचर जोन, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट की बात करते हैं। तो कौन किसके मध्य स्थित होता है, तो यहां पर दोस्तों पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं MCT, ये लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य पाया जाता है। किसके किसके, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य पाया जाता, शिवालिक हिमालय के मध्य नहीं पाया जाता। जबकि सिंधु सांगपो सचर जोन दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है, ये तो सही है। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो होता है, मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है, ये आपके लघु हिमालय और साथ ही साथ शिवालिक के मध्य पाया जाता है। तो आप देखोगे A और C में अपोजिट कर दिया गया। MCT कहाँ मिलेगा, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य, और MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहाँ मिलेगा, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य मिलेगा। जबकि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहाँ मिलता है, मैदानी भाग को शिवालिक हिमालय से विभक्त करती हुई भूगर्भिक दरार ये पाई जाती है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा गलत है, बाकी दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे A और 3 मतलब कि 1 और 3 आपका गलत हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर पे। यहाँ पे जलप्रपात है और यहाँ पे राज्य है। जैसे डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा, ये ओडिशा में मिलेगा। थलियार जलप्रपात की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है। बरकना जलप्रपात की बात करेंगे कर्नाटक में है। और वाझाचल की बात करेंगे तो ये आपके केरल में स्थित है। फिर अगले प्रश्न को आ जाओ। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत होती है और इन सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित प्रवाह होता है उस क्रम को क्या कहते हैं, उस क्रम को आप कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कह सकते हो। इसका सीधा उदाहरण देखेंगे तो नेपाल से जब कोसी नदी इस तरीके से बहती है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो नीचे होती है। कोसी नदी नेपाल से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है, तो इसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनमें से एक नदी होती है अरुण, जो इसकी जस्ट विपरीत डायरेक्शन में जो है कि इस तरीके से जाके इधर सहायक नदी के रूप में मिलती है। तो इसको हम कहते हैं कंटकीय अपवाह प्रतिरूप का पालन किया जा रहा है। तो ये हो गया ए ऑप्शन।
अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा भैया? सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से। बिल्कुल सही बात है, इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर के निकट राकसताल से तो है ही है। साथ ही साथ सदा नीरा इसलिए है क्योंकि हिमालय से बहती है और जहां पे ग्लेशियर के पिघलने से हमेशा जल की आपूर्ति लगातार बनी रहती है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ी से होता है, यह भी सही है। महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी व अंतिम नदी है, यह भी सही है। और ये महानंदा नदी, ध्यान देना, भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो भारत के अंदर वेस्ट बंगाल से सबसे अंतिम रूप से नदी मिलती है। हालांकि जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो बहुत सारी नदियां इसमें मिलती होंगी, छोटी छोटी सहायक नदियां, परंतु हम भारत के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में एक अंतिम नदी के तौर पे गंगा नदी से मिल जाती है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल डी ऑप्शन है कि ऊपर में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियां हैं और उनके राज्य हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। जैसे चकमा जनजाति की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा में देखने को मिलेंगी। सामान्यतः जो चकमा जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से बांग्लादेश की हैं। ये शरणार्थियों के रूप में जो है कि भारत में प्रवेश करती है और सबसे ज्यादा इनका प्रवेश करने का जो प्रमुख स्थल है वो त्रिपुरा होता है, इसीलिए चकमा जनजाति त्रिपुरा से संबंधित कनेक्ट हो गई। किन्नौर की बात करेंगे तो किन्नौर जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। कादर की बात करेंगे तो कादर आपको केरल में मिलेगी और मुरिया की बात करेंगे तो मुरिया आपको गुजरात में मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो जहां पे उनके निवास स्थान भी स्थित हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 पूछ रहा है, 15, नर्मदा नदी के संबंध में क्या कह रहा है नर्मदा नदी के बारे में। अमरकंटक पठार से निकलती है नदी, बिल्कुल सही बात है। और ये नदी भ्रंश घाटी में भी बहती है, यह भी सही है। और किसके किसके बीच में बहती है पता है आपको? विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों के मध्य में यह बहती है। विंध्यन श्रेणी एक तरफ इसके उत्तर में है और सतपुड़ा श्रेणी इसके दक्षिण में होती है, इन दोनों के बीच में यह बहती है। साथ ही साथ पूर्णा, गिरना और पांजरा ये इसकी सहायक नदियां हैं क्या? तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसकी नहीं बल्कि तापी नदी की सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां? तापी नदी की। तो तीसरा गलत हो गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली यह नदी है, यह भी गलत है। ये पूरब की ओर प्रवाहित होती ही नहीं है, अमरकंटक से निकल के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, तो ये भी गलत हो गया। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, जी हाँ, गुजरात में ये स्थित है और ये इसी नदी पर स्थित है। तो पहला, दूसरा और पांचवा आपका सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है। केप कमोरिन किसे कहा जाता है? जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के एकदम दक्षिणी बिंदु पे जो कन्याकुमारी का हिस्सा है उसी को हम केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई कृष्णा डेल्टा से लेकर केप कमोरिन के मध्य जो हिस्सा आता है वो आपका कोरोमंडल तट आता है। क्या आता है? कोरोमंडल तट, जो कि किस में आता है? पूर्वी भारत में आता है। पूर्वी भारत यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। जबकि कोंकण तट आप देखेंगे, मालाबार तट देखेंगे, ये आपके पश्चिमी भारत की तरफ आता है, जो गुजरात महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहां पर आता है। अब इसी तरीके से अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पे पूछ रहा है ओलंपिक डैम खान, ये निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो बताते चलूं कि ओलंपिक डैम खान दोस्तों कनाडा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है या ऑस्ट्रेलिया की खान है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, इसका भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा किससे समित हो गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं है। अगले प्रश्न को अगर हम देख लेते हैं, भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? भैया प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है आपसे, तो प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में आपको बताते चलूं कि कोच्चि और विशाखापट्टनम ये दोनों ही आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कोच्चि की अगर मैं बात करूं तो ये केरल राज्य में आता है, विशाखापट्टनम की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन वहीं चेन्नई और तूतीकोरिन ये आपके कृत्रिम बंदरगाह है। कैसे हैं? कृत्रिम बंदरगाह, जिसको बाद में निर्मित किया गया है। और चेन्नई आपका आंध्र प्रदेश में आता है, जबकि तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में आता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह आपके 2 और 4 अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। और ये सारी चीजें आपको हमारे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। अगर वहां से आपने क्लास कर रखी होगी, तैयार कर रखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको आसान लग रही होंगी।
अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे एक निश्चित मार्ग में बहती हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। नहीं मेरे दोस्त, हिमालय की नदियां तो 12 माह यानी कि 12 महीना बहती रहती है, क्योंकि उन्हें जल की पर्याप्त मात्रा वहां से मिलती है, इसीलिए जल ग्रहण की क्षमता हिमालयी नदियों की अधिक है, दक्षिणी भारत की नदियों की नहीं, क्योंकि वो तो बेचारी मौसमी नदियां मानसून और वर्षा पर निर्भर करती हैं। जब वर्षा होती तो पानी होता है, नहीं तो वो सूख जाती है, इसलिए पहला गलत हो गया। इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है। हाँ, ये बात सही है कि इन नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो सामान्यतः वृक्ष के स्वरूप होता है, वृक्ष के समान होता है, तो इसलिए दूसरा सही है और पहला गलत हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, और शाम को आपको सीसेट का पेपर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कल एक पेपर कराया था, उसके बाद आज फिर मैं एक सीसेट का पेपर आप लोगों को कराऊंगा। अब यहां पर देख लेते हैं, खनन संपदा और खनिज क्षेत्र की बात करते हैं। तो जैसे चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ मिलेगा? चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? ये कालाहांडी में मिलेगा। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? दुर्ग में मिलेगा। तांबा कहाँ मिलेगा? तांबा आपके बालाघाट में मिलेगा। अब ये जगह तो आपने पता कर ली, लेकिन कभी कभी इनका राज्य पूछ लेता है। तो कालाहांडी दोस्तों ओडिशा में पड़ता है, बालाघाट आपके एमपी में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ आपके राजस्थान में पड़ जाता है, और दुर्ग की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कभी नहीं। भारत में तांबे का उत्पादन, माना कि राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, ऐसी जावर की खाने, इन जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है, परंतु ये आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी भारत अपने बजट का जब प्रस्तुत होता है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत होता है वहां पे रिपोर्ट में स्पष्ट लिखता है कि हम चिली से, कहां से? चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया और इंडोनेशिया हो गया, यहां से हम तांबे को एक बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। क्योंकि अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसमें जितने भी वायर होती है, हम लोग कहते हैं कॉपर बाइंडिंग देना, कॉपर की वायर दीजिएगा जो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो भारत में ऊर्जा की लगातार मांग बढ़ रही है। ऊर्जा के अंतर्गत जो हमें वायरिंग करनी है, स्विच वगैरह लगाने हैं, उन सभी में तांबे की डिमांड ज्यादा है, कॉपर की डिमांड ज्यादा है, और ऐसे में भारत को इस मांग को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे भैया गलत हो गया। भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाता है। तो ये तीनों, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, परंतु इससे भारत की ऊर्जा आवश्यकता के लिए जो कॉपर की जरूरत है वो पूरी नहीं होती है, इसीलिए भारत को आयात करना पड़ता है। तो ए गलत हो गया और आर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कोयले के क्षेत्र दिए हुए हैं, इनके नाम पढ़ने हैं। जैसे कोरबा की बात करें, ये सभी कोयला क्षेत्र है, लेकिन किन राज्यों में है? तो कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। सुहागपुर की बात करेंगे, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कामपटी की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र में मिलेगा। रानीगंज की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है? तो आप रटते चले आ रहे हो पिछले 5 साल से तैयारी, जब से आपने शुरू की है, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और कपास के उत्पादन में गुजरात का नंबर 1 स्थान आता है, यानी कि पहले नंबर पे सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? गुजरात में होता है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताते हुए चलूं कि इनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, साथ ही साथ इसमें टिटैनी फेरस, एक मैं नाम लिख देता हूं, टिटैनी फेरस, ध्यान समझना, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, क्या नाम मैंने बताया? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, इनकी उपस्थिति से ही मिट्टी का रंग काला हो जाता है, इसीलिए इसको काली मृदा कहा जाता है। और कपास की खेती इसमें बहुत बढ़िया होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें 24 में गलत युग्म का मिलान करना है। कौन सा युग्म गलत है? जैसे बिष्ट दुआब। दुआब क्या होता है दोस्तों? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, 2 + आब। ठीक है, आब मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है पानी।
ठीक है। और दो का मतलब है जहां पे दो अलग अलग जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो उनको दोआब कहते हैं। जैसे गंगा यमुना दोआब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गंगा का और यमुना का पानी आपस में मिलता है तो इनके बीच की जो क्षेत्र है, इनके बीच की जो मृदा है, इनको गंगा का दोआब, गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। इसीलिए दोआब का मतलब होता है जहां पे जो दो जलधाराएं या दो पानी के वाटर बॉडीज आपस में मिलती हैं। तो बिष्ट का मतलब क्या होता है? बिष्ट का मतलब होता है आपका ब्यास और सतलज के मध्य के हिस्से को। बारी दोआब का मतलब होता है ब्यास और रावी के मध्य को। रचना दोआब का मतलब होता है रावी और चिनाब के मध्य को। लेकिन चाज की अगर हम बात करें तो चाज का हो जाएगा दोस्तों चिनाब और झेलम, सिंधु नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका चिनाब और झेलम, इनके मध्य की स्थिति को कहते हैं। तो डी वाला आपका गलत हो गया यहाँ पे, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे परियोजना है, यहाँ पे नदी है। जैसे काकरा पार परियोजना की बात करें तो दोस्तों यही गलत हो गया, सोन नदी पे तो है ही नहीं। काकरा पार परियोजना आपके तापी नदी पर स्थित है। किस पे है? तापी नदी या ताप्ती नदी पर स्थित है और ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। दुल्हस्ती की बात करेंगे, दुल्हस्ती परियोजना चिनाब पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, सही है। गांधी सागर परियोजना ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है और ये आपके एमपी के अंतर्गत आती है, क्योंकि चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं होती हैं, एक जवाहर सागर परियोजना, एक गांधी सागर परियोजना, एक राणा सागर परियोजना, जिसमें से 2 परियोजनाएं आपकी जवाहर सागर और राणा सागर ये दोनों राजस्थान में चली जाती हैं, परंतु गांधी सागर जो परियोजना है ये आपके एमपी चंबल में आ जाती है, तो ये भी सही है। दूसरा माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है और कहां पर स्थित है? ये ललितपुर में स्थित है। ललितपुर कहां है आपका? यूपी के अंतर्गत है। जो आप यूपी का मैप देखोगे तो यूपी के 2 पैर लटके हुए हैं, एक सबसे पीछे सोनभद्र लटका हुआ है और सबसे आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? ललितपुर देखने को मिलेगा। तो ललितपुर जो कि एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, यहां पर बेतवा नदी पर एक माता टीला बांध बनाया गया था। तो ये हो गया, तो केवल पहला वाला गलत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का मिलान करते हैं। यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं और उनकी लोकेशन के बारे में। जैसे पेंसिला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। देवसा दर्रे की बात करें ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। माना दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड में, और पाल घाट की बात करेंगे तो केरल में देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को पेंसिला या देवसा नहीं पता होगा, लेकिन आपको माना दर्रा, पाल घाट दर्रा तो पता होगा, तो इनसे ही सबसे पहले आप मिलान करना शुरू कर सकते थे कि माना हो गया उत्तराखंड में, पाल घाट हो गया केरल में। अब यही 2 मिल जाएंगे तो भी आप अपने उत्तर को निकाल पाओगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर पे। यहां पर पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी घाट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। तो बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ सर ये बात तो सही है भाई। अगर हम साउथ इंडिया का कुछ इस तरीके से मैप बनाएं तो यहां पे आप देखोगे तापी नदी का जो मुहाना होता है यहां से शुरू होकर पूरा का पूरा ये कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है? नहीं भैया, डोडा बेट्टा तो आपकी नीलगिरी की चोटी है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी में एक सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो होती है अनाईमुडी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग इसकी हाइट 2695 मीटर के आसपास पाई जाती है। तो दूसरा गलत हो गया। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है, तो यह भी सही है। चौथा है पूर्वी घाट की कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है? नहीं, कई बड़ी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट होगा, क्योंकि यहां कहीं से आपको कृष्णा निकलती दिखेगी, कृष्णा नहीं, यहां कहीं से गोदावरी निकलेगी, यहां कहीं से कृष्णा निकलेगी, यहां कहीं से कावेरी निकलेगी, जिनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ होती है। तो इनका उद्गम केंद्र पश्चिमी घाट हुआ ना, पूर्वी घाट तो हुआ ही नहीं। तो दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत। अब यहां पूछ रहा है सही कथन, तो 1 और 3 सही हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। यहां पे चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे बंदरगाह दिए हुए और विशेषता, हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा इस पेज पर देखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि साइड में ये जो इस तरीके का ब्लैकिश पॉइंट आ गया है, तो कोई नहीं, बस इस पेज को एडजस्ट कर लीजिए, आगे आपको क्लीन पेज थोड़ा सा मिलेगा। यहाँ पे बंदरगाह की बात कर रहा हूं, इसकी विशेषता, जैसे विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला कैसा बंदरगाह जो गुजरात में आता है? ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का? ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। और न्यू मंगलौर कैसा बंदरगाह है? लौ अयस्क के निर्यात से संबंधित है। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि न्यू मंगलौर किस राज्य के अंतर्गत ये आता है। हालांकि आपके बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप बता पा रहे हो कि नहीं। यहां देखेंगे
किबिथु में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता है, बिल्कुल सही। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, ये भी सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ना है, पहले आपको समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से भारत का छोटा सा प्यारा सा एक नक्शा बना दूं और इस तरीके से कुछ अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन के इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे मिलेगा आपको किबिथु। क्या मिलेगा? किबिथु मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा गौरा माता या गुहार मोती, गुजरात में। और यहीं कहीं पे आपको कच्छ का हिस्सा भी देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री के अंतर से है। कैसे? आप देखो, भारत का जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। तो इनके बीच में कितना हो गया? 30 डिग्री का अंतर लगभग हो गया। और 15 डिग्री में दोस्तों 1 घंटे का अंतर होता है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक। और इस वजह से सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है? किबिथु में होता है, नहीं अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी का रोटेशन है उस रोटेशन के आधार पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या होता है? सूर्य का उदय होता है। और उसके 2 घंटे बाद जाके आपको गुजरात के क्षेत्रों में सूर्योदय देखने को मिलता है। और यही वजह थी कि नॉर्थ ईस्ट वाले कई राज्यों ने मिलकर ये भारत सरकार से डिमांड की थी कि हमारा जो है कि एक टाइम जोन अलग बना दीजिए, जिसकी वजह से हम 2 घंटे पहले तो उठ जा रहे हैं सूर्योदय होने की वजह से, लेकिन काम करने तभी जा रहे हैं जब पूरा भारत एक साथ जा रहा है। तो हमारा स्टार्टिंग का जो 2 घंटा है ना वो बेकार चला जा रहा है और शाम में जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। तो क्यों ना हम एक अलग टाइम जोन बना लें, जिसकी वजह से हम अपने नॉर्थ ईस्ट के टाइम जोन को फॉलो करें। 2 घंटा पहले उठ रहे हैं सूर्योदय की वजह से, तो हम 2 घंटे पहले काम पे लग जाएं और आराम से 2 घंटे पहले फ्री हो जाए शाम में। तो इसकी डिमांड भी की जाती है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पे व्याख्या इसकी सही हो जाएगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे उद्योग हैं और इसके केंद्र हैं। कौन कौन से उद्योग के केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे उर्वरक से संबंधित अगर हम उद्योग की बात करें, हालांकि यूपी में तो उर्वरक के लिए इफ्को वगैरह आंवला वगैरह बहुत फेमस है, फूलपुर वगैरह फेमस है, लेकिन यहाँ पे उर्वरक कारखाना आपका राउरकेला में है। राउरकेला कहाँ आता है? ओडिशा में आता है। चीनी के लिए आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र फेमस है, अहमदनगर, ठीक है। एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट का एक अयस्क, मतलब बॉक्साइट इसका अयस्क है और इसका उत्पादन मुरी में होता है जो आपके झारखंड में स्थित है। जूट की बात करेंगे तो जूट आपके पश्चिम बंगाल हावड़ा से संबंधित है, यानी वेस्ट बंगाल से। क्योंकि ये छोटे छोटे जो नगरों के जो क्षेत्रों के नाम होते हैं ना, ये नाम भी आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज फिर आप इन चीजों को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि इसकी जो निकासी होती है ये अगर मैं कहूं तो ये बेरीनाग झील से होती है। कहां से होती है? बेरीनाग झील से निकलती है, लेकिन ये वूलर झील से होकर बहती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी सही है। पहला और दूसरा सही है, तो गलत कौन सा है? न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है, डी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये जो पर्वत चोटियां हैं जो आपके हिमालय में स्थित हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करोगे? अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी कामेत, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आप और आगे बढ़ोगे तो आपको उत्तराखंड की एक दूसरी देखने को मिलेगी, नंदा देवी देखने को मिलेगी उत्तराखंड की। फिर इसके और आगे बढ़ोगे आप तो आपको धौलागिरी देखने को मिलेगी जो कि नेपाल में स्थित है। फिर इसके और आगे बढ़ोगे आप तो आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा। क्या मिलेगी? अन्नपूर्णा। तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दोनों ही आपके नेपाल में स्थित है, जबकि कामेत और नंदा देवी आपके दोनों ही कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पश्चिम में आपके कामेत होती है, फिर धीरे धीरे आप बढ़ोगे आगे नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर आपका अन्नपूर्णा आ जाएगा। ये हो गया क्रम। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पाल घाट का जो दर्रा है वो कहाँ अवस्थित है? तो सबसे ऊपर होता है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। तो पाल घाट आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। हालांकि इसको माना जाता है कि जो केरल का कोच्चि है वहां से चेन्नई को जोड़ने के लिए माना जाता है, क्योंकि कोच्चि भी आपका एक बंदरगाह क्षेत्र हो गया, चेन्नई भी आपका आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह क्षेत्र हो गया। तो पश्चिम बंगाल को, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है उसको अरब सागर से जोड़ने का यह काम करता है पाल घाट। अगला प्रश्न यहाँ पे श्रेणी दी हुई है और यहाँ पे पर्वत चोटियां या सर्वोच्च चोटी दी हुई है। जैसे अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर हो गया, जहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू पर।
ठीक है। और सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ होगी जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और अन्नामलाई की बात करेंगे तो इसकी अनाईमुड़ी हो गई। और नीलगिरी की बात करेंगे तो इसकी दोदा बेट्टा हो गई। इस तरीके से आप देखोगे सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पे कोयला क्षेत्र है और यहाँ पे नदी घाटियों के क्षेत्र है। जैसे रानीगंज की बात करेंगे तो रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है, इसीलिए यहाँ पर दामोदर घाटी हो गया। तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये महानदी दे रहा था, होना चाहिए था दामोदर घाटी। विश्रामपुर की बात करेंगे, ये होना चाहिए था महानदी, तो यहां पर है, तो ये भी इस तरीके से गलत हो गया। सुहागपुर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सुहागपुर आपका सोन नदी घाटी में ही स्थित है और यहां यही पूछ रहा था, तो तीसरा सही हो गया। सिंगरैनी की बात करेंगे तो वर्धा में नहीं आती है, सिंगरैनी आपकी वर्धा में नहीं आती है बल्कि गोदावरी नदी घाटी में आती है। और ध्यान से समझना कि जो सिंगरैनी है ये आपके तेलंगाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और एक सिंगरौली आप पढ़ते हो जो सोनभद्र और एमपी के क्षेत्र से संबंधित होती है, वो भी कोयला क्षेत्र है, लेकिन वो सिंगरौली नहीं, यहां सिंगरैनी पूछा गया है, तो इनके अंतर को ध्यान रखना। अगला प्रश्न 36, यहां पे शहर है और यहां पे नदियां, कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे मदुरै को देखें, मदुरै जो कि कर्नाटक के अंतर्गत है, मदुरै की बात करेंगे तो ये आपके वैगई नदी पर आती है। मदुरै तमिलनाडु में, दोस्तों कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो विजयवाड़ा आपकी कृष्णा नदी के तट पर है। संबलपुर की बात करेंगे तो महानदी के तट पर है। और अजमेर की बात करेंगे तो आपके लूनी नदी के तट पर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका 37। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में है जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात सूती वस्त्र उद्योग आप देखोगे पंजाब में भी है, लुधियाना के आसपास, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में भी है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, ये किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गया। जैसे जूट उद्योग को देख लो, जूट उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक ही सीमित रह गया। थोड़ा बहुत बिहार और झारखंड में इसका उद्योग होता है, बाकी पूरे भारत में जूट उद्योग इतना विकसित नहीं है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग देख लो आप, जगह जगह जो है कि आप इनके भारत में केंद्र देख सकते हो। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि विकेंद्रीकरण होता है। वहीं यह एक भार हरासी उद्योग माना जाता है क्या, तो इसको दोस्तों भार हरासी उद्योग यानी वेट लॉस इंडस्ट्रीज नहीं कहा जाता है, यह भार हरासी उद्योग नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कि केवल ए सही है और आर आपका गलत हो गया। अब यहां देखते हैं कि यहाँ पे जनजातियां हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे जौनसारी की बात करेंगे तो बहुपति प्रथा होती है, यानी एक पत्नी के कई सारे पति हो सकते हैं। थारू जनजाति की बात करें तो लोग संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली में बिलीव करते हैं। भोटिया जनजाति की बात करें तो लोग ऋतु प्रवास ज्यादातर करते हैं। और बुक्सा जनजाति की बात करें तो लोग अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही विवाहों की मान्यता रखते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 39 नंबर के क्वेश्चन को। भारत में भू आकृतिक, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में अलग अलग भू आकृति होती है, जलवायु अलग अलग क्षेत्रों की, मिट्टी अलग अलग है और प्राकृतिक वनस्पति भी अलग अलग है। अब जरा ध्यान दो, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के तपस्या नोट्स की क्लास की होगी, एनवायरमेंट की जो मैं अभी क्लास करा रहा हूं, इन सभी का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या कंक्लूजन निकला, ये पहला स्टेटमेंट आप सही कर जाओगे अगर आपने मेरे इन 2 क्लासेस को समझा होगा तो। फिर भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, यह भी सही है। इसीलिए भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में आती है। यह भी आप देखो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का इनडायरेक्टली प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने कहा था तपस्या नोट्स को अगर आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करती है। और प्लेलिस्ट में जाके उसकी सारी क्लास जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले बहुत बेनिफिट देगी आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो गए। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कौन कौन से, जो सुदूर बिंदु होते हैं। अगर हम सबसे उत्तरी हिस्से में बात करें नॉर्थ में, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल। क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी में देखते हैं अगर हम, तो निकोबार पे आता है, ग्रेट निकोबार पे, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर हम सबसे पूर्वी की बात करते हैं, सबसे ईस्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है किबिथू, किबिथू हो गया। और वहीं पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात में या तो गुहार मोती कह दो या गोरा माता कह दो, अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी बिंदु मैंने आपको बताए। अब यहां दक्षिणी बिंदु पूछ रहा, तो ग्रेट निकोबार पे आपको लगा देना है इंदिरा पॉइंट। भारत के संदर्भ में समुद्र की ओर से
कौन सा क्रम सही है? भैया समुद्र की ओर से का मतलब हो गया जो समुद्र आपका इस तरीके से भारत के होते हैं, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे एक आधार रेखा खींची जाती है इस तरीके से। एक आधार रेखा होती है जो इसके मिलान करने के लिए होती है, वो होती है 12 नॉटिकल मील की। फिर इसके बाद आपको एक और आधार रेखा देखने को मिलती है जो इस तरीके से, जो 24 नॉटिकल मील तक होती है। कहां तक होती है? 24 नॉटिकल। फिर इसके बाद एक और बाहर का क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको हम लोग 200 नॉटिकल मील तक मानते हैं, तो आधार रेखा हो जाएगी, फिर क्षेत्रीय सागर, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात कि आधार रेखा 12 किलोमीटर तक, फिर 24 किलोमीटर तक होता है आपका क्षेत्रीय सागर, फिर उसके बाद एक आता है मतलब कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, ये आपका 200 किलोमीटर तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्र की लंबाई को, समुद्र की दूरी को मापने का ये एक मानक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर पे, यहां पे भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर और पूरब में स्थित है ये। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है ये। और यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि यहां से जो भी नदियां निकलती प्रमुख नदियों के रूप में, वो समुद्र में जाके विलीन नहीं हो पाती हैं, ये यहीं से निकलती और यहीं विलीन हो जाती है। जैसे लूनी नदी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, वो यहीं से निकलती है और इसी राजस्थान में विलीन हो जाती है, समुद्र तक वो जा ही नहीं पाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर को। पश्चिमी घाट अविरत नहीं है दोस्तों, गलत। पश्चिमी घाट अविरत है, यानी कि बार बार अब कटने फटने की स्थिति उसकी अब नहीं रह गई है, तो पहला गलत हो गया। पूर्वी घाट अविरत है, नहीं, पूर्वी घाट अभी भी अविरत नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें जो कहते हैं कि अपक्षयन वगैरह की जो क्रिया होती है वेदरिंग की, वो सब चलती रहती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसका प्रमाण क्या है? जैसे जैसे आप नीचे की ओर उतरोगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास आपको महाबलेश्वर की चोटी देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट कितनी है? मात्र 1800 मीटर है। फिर उसके नीचे आप उतरोगे दोदा बेट्टा देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट लगभग 2600 मीटर के आसपास है। और सबसे नीचे आप देखोगे केरल के पास, आप देखोगे अनाईमुडी पर्वत चोटी, जिसकी हाइट लगभग 2695 मीटर के आसपास है। तो देखोगे नीचे जाते हुए, यानी उत्तर से दक्षिण में जाते हुए इसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसीलिए डी ऑप्शन ही केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल परिवहन के संदर्भ में। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। बिल्कुल। अब इनमें नौगम्य जलमार्ग का मतलब केवल ये नहीं है कि जहां पे नौकाएं चलाई जा सकती हैं, जैसे नदियां हो गई, झील हो गया, तालाब हो गया, और नहरें हो गई, समुद्री जल हो गया, पश्च जल हो गया, ये लैगून हो गए, ये सभी को मिला के 14,500 किलोमीटर की लंबी नौगम्य जलमार्ग है भारत के पास। और बकिंगम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 640 किलोमीटर है, और ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है बकिंगम नहर। तो इसके हिसाब से आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हो गए। अब आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका 45। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 भैया? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फाकिम अभ्यारण्य, ये नए नए अभ्यारण्य आ रहे हैं, जो एग्जाम में दे देता है ना तो दिमाग एकदम चक्कर खा के गिर जाता है। तो फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड में सही है। डंपा अभ्यारण्य, डंपा या डंपा अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये आपके मिजोरम में भी सही है। और महावीर अभ्यारण्य आपके गोवा में है दोस्तों। लेकिन पाखल अभ्यारण्य जो कि पाखल झील के समीप है, ये महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। कहां पे? तेलंगाना में। इसीलिए यहाँ पे सी वाला स्टेटमेंट ही केवल गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो वो हो जाता है आपका परत अपरदन। क्यों? क्योंकि ये परत जो है कि ये जो परत अपरदन होता है वो धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, और किसान को पता भी नहीं चलता है कि उसकी परत का अपरदन होता जा रहा है, और धीरे धीरे उसकी जो मृदा हो रही है वो उसकी उर्वरता समाप्त होती जा रही है, यानी अब उसका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, और इसी वजह से किसान की मौत इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या? झील और अवस्थिति की बात करें तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है, कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, नक्की झील आपके राजस्थान में स्थित है, नक्की, डिडवाना, रायसमंद, ये सभी झीलें, और नल सरोवर आपके गुजरात में स्थित है। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजातियां हैं और अवस्थिति की बात करते हैं। ठीक, तो टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में मिल जाती है, जो नीलगिरी में डोरा बेट्टा जो पहाड़ी है उसमें रहने वाली जनजातियों को टोडा जनजाति कहते हैं। बिरहोर जनजाति आपके झारखंड में रहती है, परंतु रेंगमा जनजाति दोस्तों अंडमान निकोबार में नहीं रहती है, बल्कि ये आपके रहती है मुख्य रूप से नागालैंड में। हालांकि कुछ मात्रा में आपको असम में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन नागालैंड में ही प्रमुख रूप से रहती है। और जबकि अंडमान निकोबार में कौन कौन मिलेगी? निकोबारी मिल जाएगी, अंडमानी मिल जाएगी, और सैम्पेन मिल जाएगी, सोमपेन, और ओंजे मिलेगी, जारवा मिलेगी। ये सभी की सभी जनजातियां वहां पे मिल जाती हैं। तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झकोरों से बच जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा विशाखापत्तनम, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही साथ ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है, सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जो कि किस राज्य से संबंधित है, इसका मिलान करना है। जैसे अगर हम देखें, सबरीगिरी आपकी जल विद्युत परियोजना केरल से संबंधित होगी। मेटूर आपकी तमिलनाडु से संबंधित हो गई। चमेरा आपकी हिमाचल प्रदेश से, और उकई ये आपके गुजरात से संबंधित हो गई। ये मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। क्या होगी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड? बादाम पहाड़ को देखें तो लौह अयस्क से संबंधित हो जाएगा। कोडरमा की बात करें तो अभ्रक से संबंधित हो जाएगा। जादूगोड़ा की बात करें तो यूरेनियम से संबंधित हो जाएगा, और मोसाबानी की बात करेंगे तो ये तांबा से संबंधित हो जाएगा। परंतु इनकी जरा लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। बादाम पहाड़ आपका ओडिशा में आता है, कोडरमा आपका झारखंड में आता है, जादूगोड़ा आपका झारखंड में आता है, मोसाबानी आपका झारखंड में आता है। तो इस तरीके से आपके लगातार जो है कि सारे के सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंचाई हेतु एडन नहर निकाली गई है। कहां से निकाली गई है एडन नहर? तो ये आपके दामोदर नदी से निकाली गई है, और ये मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर पे, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, जो भारत की जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सभी प्रमुख नदियां। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उद्योग और स्थान, जैसे कागज उद्योग की बात करेंगे, टीटागढ़ एमपी से संबंधित हो गया। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो लखेरी से संबंधित हो गया। लौह इस्पात की बात करेंगे तो भिलाई से संबंधित हो गया, और खनिज तेल शोधन कारखाने की बात करेंगे तो अंबाला मुकुल से संबंधित हो गया। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। अच्छा, बॉक्साइट किसका है? इसका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हमें बॉक्साइट अयस्क की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पर जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं ये सभी बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसे कोरापुट आपका ओडिशा में हो गया, अमरेली की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा, कोंडा गांव की बात करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और लोहरदग्गा की बात करेंगे तो आपका ये झारखंड हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है? देखिए, हिमालय में आज ही आपको पढ़ा रहा था एनवायरमेंट की क्लास में। इस तरीके से हिमालय की लोकेशन देखोगे तो ये आपका पूर्वी हिमालय हो गया, ईस्टर्न हिमालय, और ये आपका पश्चिमी हिमालय हो गया। जो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है वो होता है पश्चिमी हिमालय। और जबकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य होते हैं जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, इनमें जो हिमालय आता है वो आपका पूर्वी हिमालय हो गया। तो कौन सा दर्रा ऐसा है जो पूर्वी हिमालय में स्थित नहीं है? चांगला दर्रा। क्योंकि चांगला दर्रा दोस्तों लद्दाख के अंतर्गत आता है, और लद्दाख आपका पश्चिमी हिमालय का हिस्सा माना जाता है। बाकी सभी पूर्वी हिमालय के दर्रे हैं। जैसे नाथुला दर्रे को देख लो तो ये सिक्किम में आ जाएगा। बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे। तो ये सभी दर्रे आपके पूर्वी हिमालय के हिस्से हो गए, जबकि चांगला दर्रा केवल पश्चिमी हिमालय का हिस्सा हो गया। अगला प्रश्न है, अनाईमुडी चोटी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो भाई यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। और यह पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा, यह भी सही है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यह भी सही है, क्योंकि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुडी चोटी सबसे ऊंची। तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 58 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
जैसे गुरु महिसानी की बात करेंगे तो लौ अयस्क के लिए फेमस है, तलचर की बात करेंगे कोयले के लिए फेमस है, जादूगोड़ा की बात करेंगे यूरेनियम के लिए फेमस है। लेकिन जो जावर है, जो राजस्थान में है दोस्तों, जावर की खाने आपके स्पेशली तांबे के लिए फेमस होती है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस नहीं होती है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी कहां स्थित है? तो युथांग घाटी दोस्तों सिक्किम में स्थित है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे फसलें और उनकी मृदा। जैसे ज्वार की बात करें तो ज्वार सामान्यतः जलोढ़क मृदा में होती है, और अगर बाजरा की बात करें तो ये सामान्यतः लाल मृदा में होती है, और सोयाबीन की बात करें तो ये दोमट मृदा में होती है, कपास की बात करें तो ये आपके काली मृदा में हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने चीजों को समझ लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 61 नंबर पे देखते हैं। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में आप जितना अधिक से अधिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में घटना चक्र का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। आरओ एग्जाम्स में अभी इसी बार 16 प्रश्न आए थे और सारे के सारे इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र से ही थे, कोई भी बाहर प्रश्न नहीं था। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सारे वही प्रश्न थे, ठीक है। तो इसलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी अच्छे से तैयार रहेगी उतना ही बेस्ट तरीका आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनजाति है और उनके क्षेत्र हैं, जैसे गद्दी आपके धौलाधर श्रेणी में देखने को मिलती है, टोडा आपके नीलगिरी पहाड़ी में, मुंडा आपके छोटा नागपुर में, परंतु आपातानी, ये आपातानी दोस्तों नागालैंड में नहीं आती है, ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। किस में आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है आपातानी। अब अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से फुटलूज उद्योग हैं? तो सबसे पहले तो आपको फुटलूज उद्योग के बारे में पता होना चाहिए। ये दोस्तों ऐसे उद्योग होते हैं ना जिनको परिवहन या संसाधनों के प्रभावित हुए बिना भी किसी भी स्थान पे स्थापित हो सकते हैं या स्थित हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे परिवहन होगा तभी स्थित होंगे, ये कहीं पर भी स्थापित हो सकते हैं, संसाधन हो चाहे ना हो, और साथ ही साथ इनकी कीमत और लागत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपका कौन सा उद्योग हो गया? हीरा उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, चिप्स उद्योग, यानी सभी उद्योग हो गए। अब यहाँ पे देखो, हीरा की इंडस्ट्री कहीं भी हो, हीरे की कहीं भी कटिंग हो, हीरे का डिजाइन कहीं भी तैयार हो, पूरे भारत में हीरे की डिमांड होती है, पूरे भारत में हीरे की कीमत कभी कम नहीं होती। सोने की इंडस्ट्री कहीं भी डेवलप हो, सोने का उद्योग कहीं भी लगा लो, लेकिन सोने के आभूषण हर जगह पूरे भारत में बिकेंगे और हर जगह महंगे रेट में बिकेंगे। अर्थात ये ऐसे इंडस्ट्रीज होती है फुटलूज जहां पे परिवहन हो ना हो, संसाधन हो ना हो, रॉ मटेरियल हो ना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत भी नहीं इनकी घटेगी, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। अगले प्रश्न को देखते हैं, 63, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। ध्यान से सुनो, बड़ा टेक्निकल प्रश्न घुमा दिया इसने, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। तो पहले मैं आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगा के दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी महाबलेश्वर, फिर उसके बाद कुद्रेमुख हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी दोदा बेट्टा देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको अनाई मुड़ी देखने को मिलेगी। अब इस हिसाब से आप दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाओ। भाई दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा बी वाला, 2, 3, 1, 4, यानी पहले अनाई मुड़ी सबसे नीचे, फिर उसका दोदा बेट्टा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कुद्रेमुख, फिर उसके ऊपर महाबलेश्वर। यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही। भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी है, यह भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब जरा एक बेसिक अंतर जान लो, हर नदियों के लिए यूज कर सकते हो। जो यहाँ पे पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ी नदी, इसका मतलब होता है जल ग्रहण क्षमता। किसी भी नदी की जल ग्रहण क्षमता कितनी है, यानी उसमें कितना आयतन जल आ सकता है। तो भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जल की मात्रा होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सबसे लंबी नदी, तो ये भौगोलिक दूरी की बात करता है, भौगोलिक लंबाई की बात करता है। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घाटी और राज्य, जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में होती है, किन्नौर घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में फेमस है जहां पे सेब की खेती होती है, शांत घाटी केरल में होती है, सुकू घाटी आपके नागालैंड में है। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? यह अरावली तथा विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही। यह लाख से निर्मित है, यह भी सही है। यह भारत का सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र है, यह भी सही है। कर्क रेखा मालवा पठार की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है, तो ऐसा नहीं है। कर्क रेखा मालवा पठार को 2 भागों में विभाजित कर देता है, उत्तरी ही सीमा नहीं बल्कि 2 भागों में विभाजित करता है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में
कभी भी उत्थान मतलब अभी भी जारी उत्थान जारी है और उसके महत्व को नहीं रखती है। जैसे अगर हिमालय में उत्थान अभी भी जारी है तो भाई हिमालय में भूकंप भी आएगा, हिमालय में नदियों के अपने मार्ग भी परिवर्तित होंगे, करेवा के निक्षेप का भी पाया जाना, ये सभी प्रमाण बता रहे हैं कि हिमालय में आज भी उत्थान जारी है। परंतु वहां पे एंथ्रेसाइट कोयले का प्रमाण होना ये उत्थान से संबंधित नहीं है, यानी हिमालय की उत्थान या ऊर्ध्वाधर विकास से संबंधित नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बताया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत कोई खान नहीं है? देखिए सोने की खान है, हीरे की खान है, एल्यूमिनियम की खान है, परंतु चांदी की कोई अलग से कोई खान नहीं है, बल्कि ये सह उत्पाद के रूप में निकलता है। जैसे सोने का खनन करोगे, चांदी का खनन करोगे, शीशे का खनन करोगे, जिंक का खनन करोगे, तो वहां पे जस्ता जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये इसके सह उत्पाद यानी कि उसके साथ ही चांदी मतलब चांदी का खनन होता है। तो सोना, तांबा, सीसा, इन सभी का जब आप खनन करते हो तो उसी के साथ सह उत्पाद के रूप में चांदी भी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की ओर स्थित करना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर देखोगे, सबसे पहले धौलागिरी मिलेगी पश्चिम में, उसके बाद और पूरब में जाओगे तो अन्नपूर्णा मिलेगी, इस अन्नपूर्णा के पूरब में एवरेस्ट मिलेगा और एवरेस्ट के पूरब में आपको कंचनजंगा मिलेगी, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा दी जाती है? चित्रकूट जलप्रपात को दोस्तों, क्योंकि यह है किस पे? अच्छा, इंद्रावती नदी पर है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट ये हमारा यूपी वाला नहीं, ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसको भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे तो शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो नर्मदा नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपके वराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो अमरकंटक दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक इसी प्रकार से सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है और ये आपके महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं 72। यहाँ पे गर्म जल पानी का स्रोत है और इसका मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। जैसे गर्म जल जो होता है, उष्ण जल जो होता है, उसके स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। आपका सोहना जो है, ध्यान से समझिएगा, सोहना, ये जो सोहना है ये आपके हरियाणा में स्थित है। तालाबोज की बात करेंगे, तालबोज की, तो ये आपके अलवर राजस्थान में स्थित है। पंचमहल की बात करेंगे तो गुजरात में, और पूगा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय के किस श्रेणी का हिस्सा हैं? तो हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है, या इसी को हिमाचल श्रेणी को हम लघु हिमालय भी कह देते हैं या मध्यम हिमालय भी कह देते हैं। तो हिमाचल श्रेणी भी आ जाता है ऑप्शन के रूप में, तो आपको यही मानना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं, सहायक नदियां हैं? तो देखो सुबनसिरी भी है, कामेक भी है, जिया भरेली भी है, धनसिरी भी है। साथ ही साथ आप देखोगे एक तिस्ता नदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। लोहित भी इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी नदियां इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है? दामोदर नदी द्रोणी का भाग देखिए बराकर नदी भी है, कोनार भी है, कंसावती भी है, परंतु खरकई जो कि इसकी दामोदर नदी द्रोणी का भाग है ही नहीं। अगला प्रश्न है, नेशनल वाटरवेज 2 के संबंध में, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में। यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है? नहीं दोस्तों, अगर इसकी बात करोगे तो ये नेशनल वाटरवेज 3 हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले का जो विकास है वो कहां से हुआ है? धुबरी से लेकर सदिया तक, धुबरी से सदिया के मध्य स्थित है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। किस पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पर नेशनल वाटरवेज 2। हालांकि इसकी लंबाई 891 किलोमीटर, ये सही है, और इसको 2008 में मार्ग की घोषणा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी घोषणा 1988 में की गई थी नेशनल वाटरवेज के रूप में। तो जो पहला नेशनल वाटरवेज है वो तो आपका हल्दिया तक जाता है, ठीक है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, यानी गंगा नदी का होता है। और दूसरा वाटरवेज आपका ब्रह्मपुत्रा नदी होती है जो धुबिया से सदिया तक होती है, धुबरी से सदिया। और तीसरा वाटरवेज होता है आपके कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक विस्तृत होता है केरल में। तो ये 3 महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा ही सही है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पे रेलवे जोन और उसका मुख्यालय। जैसे दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करेंगे तो हुबली इसका मुख्यालय हो गया। उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो आपके यूपी में प्रयागराज हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो सिकंदराबाद हो जाएगा, और मध्य रेलवे की बात करेंगे तो मुंबई हो जाएगा इसका मुख्यालय, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बिटुमिनस कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात हो गई है। तो अब बात करते हैं
एंथ्रेसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, यहां पर केवल वर्ड लगाया गया है। अक्सर होता है कि केवल या कभी नहीं, ऐसे जो रेडिकल वर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के वर्ड्स होते हैं, इनके ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं 99%। लेकिन यहां पे हमें पूरी तरीके से फैक्ट पता है कि एंथ्रेसाइट का केवल हमें जो भंडार मिला वो जम्मू कश्मीर मिला है, तो ये सही है। टर्सरी कोयला आपके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी चारों ही स्टेटमेंट यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की बात करते हैं। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में होता है, बिल्कुल सही। हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है जिसे काला अयस्क भी कहते हैं। नहीं मेरे भाई, हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता का नहीं होता है, मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। हालांकि भारत में आपको 80% से अधिक जो लौह अयस्क मिलता है वो हेमेटाइट क्वालिटी का ही मिलता है, लेकिन मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता का माना जाता है, लेकिन ये भारत में बहुत कम पाया जाता है। और तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हो गया असत्य कथन कौन सा हो गया? बी वाला, क्योंकि मैग्नेटाइट जो होता है लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता है, हेमेटाइट लो क्वालिटी का होता है। लेकिन भारत में 80% लौह अयस्क इसी हेमेटाइट क्वालिटी का पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। भाई हमारे भारत में जितनी भी मृदाएं हैं, अपवाद के रूप में एक आध मृदा को छोड़ दें तो सारी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। चाहे वो काली मृदा पढ़ो, लाल मृदा पढ़ो, लेटराइट मृदा पढ़ो, जलोढ़क मृदा पढ़ो, पीट मृदा पढ़ो, पर्वतीय मृदा पढ़ो, कैसी भी मृदा पढ़ लो, इनमें इन तीनों की कमी पाई जाती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रचुरता में नहीं, मैंने अभी तो बताया कि प्रचुरता में है ही नहीं। भारत की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस सामान्यतः 99% ऐसा है कि इनकी कमी देखने को मिलती है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम और प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें। अगर शहतूत रेशम की बात करेंगे तो इसका उत्पादन कर्नाटक में होता है। ट्रॉपिकल टसर रेशम की बात करेंगे तो इसका उत्पादन झारखंड में होता है। ओक टसर रेशम की बात करेंगे तो इसका उत्पादन मणिपुर में होता है। अगर मूंगा रेशम की बात करेंगे तो इसका उत्पादन असम में होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि हमारे रेशम में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, 5 प्रजातियां। और पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 5 प्रजाति के रेशमों का उत्पादन किया जाता है। मैंने क्या बताया? पूरी प्रजाति 5 तरीके की होती है और भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 5 प्रकार की प्रजातियों के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। हालांकि विश्व के स्तर पर सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, ठीक है, विश्व के स्तर पे, लेकिन भारत 5 प्रजातियों का उत्पादन करता है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। सी नहीं होगा, डी होगा दोस्तों, ठीक है। हमने 2 3 4 1 ये मिलाया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 82 नंबर पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भाई थाल घाट आपका नासिक से मुंबई को जोड़ता है, फिर भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, फिर पाल घाट आपको कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, तो सभी युग्म सुमेलित हो गए। अगला प्रश्न है, इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है और सोनार और बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कहा जा रहा है केन नदी के बारे में। केन नदी आपके यमुना से मिलती है, कहां पर? बांदा में आके मिल जाती। कहां पे? बांदा में आके मिल जाती केन नदी यमुना से। और केन नदी के तटीय क्षेत्रों पर ही चित्रकूट बसा हुआ है आपके यूपी का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस पे? इंद्रावती नदी पर स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 86 है, भारत विश्व स्थल मंडल के लगभग 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। बिल्कुल, जो पूरी दुनिया का स्थल खंड का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें भारत का जितना भी विस्तार है वो 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यह भी सही है। और भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। तो ये प्रश्न अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है आज के ही टेस्ट में, तो तीनों ही बातें यहाँ पे सही हो गई। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार दोस्तों। अंडमान निकोबार की आपकी जो तटीय सीमा की जो बात करें तो 1962 किलोमीटर है। ये हो गया यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो कि 1214 किलोमीटर के आसपास आती है। तो ये गुजरात हो जाता है अगर राज्य पूछता है तो। अगले प्रश्न को देखते हैं 88,
निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? भाई तराई जो क्षेत्र होता है वो दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं, बिल्कुल। शिवालिक के नीचे अगर आप देखोगे, शिवालिक के नीचे जो नेपाल नेपाल के आसपास देखोगे या उत्तर प्रदेश के भागों में, तो आपको वहां पे दलदली और वन से घिरे हुए क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात सही है। और लघु हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं? नहीं मेरे भाई, सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आपका बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय आता है सबसे नीचे। फिर इसके नीचे वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे नेपाल के बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर के क्षेत्र मिलते हैं। तो इसीलिए ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया कि लघु हिमालय नहीं, बल्कि कौन सा, शिवालिक हिमालय होगा। तो पहला ही केवल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? देखिए महाराष्ट्र में आपको बालाघाट की पहाड़ियां मिलेंगी, हरिश्चंद्र पहाड़ियां मिलेंगी, सतमाला की पहाड़ियां मिलेंगी और एक और पहाड़ी मिलती है जिसको हम कहते हैं अजंता की पहाड़ी। ये चारों प्रमुख पहाड़ियां अकेले महाराष्ट्र राज्य में, ये किसी दूसरे राज्य में इसका विस्तार है ही नहीं। और मैकाल पठार की बात करेंगे तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में आता है, महाराष्ट्र में नहीं आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं जिनके नीचे से होकर नदियां बहने लगती हैं और इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है। अब आज ही सुबह मैंने एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया था, किसमें, तपस्या नोट्स के अंतर्गत। पारगम्यता का मतलब होता है ऐसी मृदा या ऐसे स्थलखंड जिनके नीचे पानी जो है कि पूरी तरीके से बह के नीचे चला जाता है। तो सामान्यतः ये पत्थर के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, इनमें नदियां क्या होती है, इसी के नीचे से निकलकर चली जाती हैं और तराई पे पहली बार आके फिर हमें दर्शन देती है तराई में। तो इसीलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ए स्टेटमेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 91 के अंतर्गत। निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों में कौन सी एक सबसे पूर्व में पाई जाती है? तो भैया सीधी सी बात है, आप ऐसे सेट कर लो, गारो हो गई, खासी हो गई, ठीक है, गारो खासी, जयंतिया हो गई और नागा हो गई। तो नागालैंड में सबसे पूर्वी में यही मिलती, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सबसे पूर्व में पाई जाने वाली जनजातियों में नागा हो गई। अगला प्रश्न है आपका, थीन परियोजना स्थित है किस पर है? डायरेक्ट फैक्ट है आपका, रावी नदी पर स्थित है। अच्छा, यहां देखते हैं भारत में जोतों के वितरण के संबंध में सही युग्म का चयन करो। भाई सीमांत जोत जो होती है वो आपका 0 से 1 हेक्टेयर तक होती है, लघु जोत आपकी 1 से 2 हेक्टेयर और बृहद जोत आपकी 10 हेक्टेयर से अधिक को माना जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन करो। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है, चीनी का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत की अपेक्षाकृत कम होती है? नहीं मेरे भाई, दक्षिण भारत के जो गन्ने होते हैं वो उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा मीठे होते हैं, ज्यादा उनमें शर्करा की मात्रा होती है। तो दूसरा तो गलत हो गया। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी? बिल्कुल, उसका नाम क्या था? प्रतापपुर था। क्या नाम था? प्रतापपुर चीनी मिल, जो कहां पर स्थापित की गई थी? देवरिया में स्थापित की गई थी, इसलिए यह भी सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है? बिल्कुल, हमारे उत्तर भारत की जितनी भी चीनी मिल है आप देखोगे अक्टूबर या नवंबर में उनकी पेराई सत्र शुरू होती है और अप्रैल जाते जाते या मई जाते जाते वो क्लोज हो जाती है, यानी मैक्सिमम 6 महीने ही उसकी पेराई का सत्र चलता है। जबकि दक्षिण भारत में आप देखोगे अक्टूबर से शुरू हो जाती है और लगभग जुलाई अगस्त तक जो है कि उसकी पेराई चलती रहती है, यानी वहां पे गन्ने का पेराई चलती है और जिससे चीनी प्रोडक्टिव मतलब कि चीनी का उत्पादन होता रहता है। तो यहाँ पे दूसरा ही स्टेटमेंट बस गलत है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह गहरे खड्डों का निर्माण करती है जिसको बीहड़ कहा जाता है, चंबल के डाकू, बिल्कुल सही बात है। यह मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से, यह भी सही है। चूलिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, बिल्कुल चूलिया लिखा हुआ है, कुछ और नहीं। और यह मानसूनी नदी है, यही बात गलत है। ध्यान देना, वैसे तो ये देखा जाए प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है, लेकिन ये मानसूनी नदी नहीं है, ये वर्ष भर जो है कि इसे पानी की मात्रा बनी रहती है। तो ये गलत हो गया, डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी? 1986 में। हालांकि इसका नाम 2014 में बदल के क्या कर दिया गया? तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन, ये इसका नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से गोवा तक, फिर केंद्रा या कन्नड़ तट भी से कहते हैं, गोवा से मंगलौर तक, और साथ ही साथ मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है, इसलिए सभी के सभी सही हो गए। चोलामू झील के बारे में बात करेंगे, यह सिक्किम में स्थित है, यह भी बात सही है। और तिस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है, यह भी सही है। तो दोनों ही यहां पर सही हो गए। नेक्स्ट है 99 पे बात करें
तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से काफी कम वर्षा होती है? बिल्कुल, इवन की होती ही नहीं है, बिल्कुल ही क्या होती ही नहीं है। और तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि इसको मैंने डिस्कस किया है, डिटेल से बताया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, आप वहां पे इसे देख सकते हो। अगला प्रश्न है, रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? तेलंगाना पठार का, क्योंकि तेलंगाना पठार का जो विस्तार है दोस्तों वो तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक है। तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में इसको रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तरी भाग इसका तेलंगाना में आता है। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो टोंस भी है, गिरी भी है, आसन भी है। लेकिन तमसा की बात करेंगे तो ये बलिया के पास जाके गंगा में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? गंगा में, बलिया में जाके, तो ये उसकी सहायक नदी हो जाती है। अगला प्रश्न है 102, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यह भी मैंने जेट स्ट्रीम के चैप्टर में पढ़ाया था। तो यहां पर आप देखोगे जो तिब्बत के पठार से उठने वाली जेट स्ट्रीम होती है, जिसको उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब जिसने वो क्लासेस की होंगी तो उसको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्न जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आते हैं वो हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। उसको सही करने का एक यही तरीका है कि आप उसकी क्लास को जाकर देख लीजिए तपस्या नोट्स की आराम से। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। तो भाई उत्तर से दक्षिण का जो क्रम लगेगा, सबसे पहले स्वर्ण रेखा आती है, सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा आ जाएगी, फिर ब्राह्मणी नदी आ जाएगी, फिर पेन्नार नदी आएगी, फिर कावेरी नदी आएगी, फिर वैगई नदी आएगी और फिर ताम्रपर्णी नदी आएगी। हालांकि जो नदियां हमें दी गई हमने उन्हीं में से ऑप्शन लिया है। हालांकि इसमें अभी कावेरी आपकी छूट गई, गोदावरी छूट गई, आपकी जो है कि महानदी छूट गई, आपकी कृष्णा छूट गई। तो जो नदियां हमें दी गई थी ऑप्शन में हमने उसके अकॉर्डिंग लगा दिया और बी ऑप्शन सही हो गया। 104 नंबर का प्रश्न देखते हैं, नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है क्या? देखिए नर्मदा के बारे में पूछ रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ये भी सही है, परंतु गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है। यहाँ पे असत्य ही पूछ रहा था। कयाल क्या होता है दोस्तों? ये लैगून जो होते हैं ना, उन्हीं को केरल में सामान्यतः स्थानीय भाषाओं में कयाल कहा जाता है, यानी मालाबार तट पर पाए जाने वाले जो लैगून होते हैं उनको कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है? तो पंबन द्वीप है। कौन सा? पंबन द्वीप। बैरन द्वीप कहां पे है? बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 107, निम्नलिखित में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा? तो कोच्चि का वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक है और 0 डिग्री की यही विशेषता होती है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, एवरेज तापमान एक ही बना रहता है, उसमें तापमान में कमी बहुत कम होती है। अगर आप दिल्ली से टोक्यो तक की यात्रा करना चाहते हो, टोक्यो यानी जापान तक, तो आपको कौन कौन से हवाई अड्डे से जाना पड़ेगा? सबसे पहले आप बैंकॉक जाओगे, थाईलैंड में बैंकॉक जाओगे, फिर उसके बाद आप वियतनाम के हनोई में जाओगे, फिर उसके बाद आप आगे जो हांगकांग जाओगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप ताइपे जाओगे। कहां पे? ताइपे, जो कि ताइवान में आ जाता है। और उसके आगे आप जापान में घुस जाओगे, टोक्यो में। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फार्म पर फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है? तो इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि, जब आप पशुपालन और खेती एक ही साथ करते हैं तो। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 110, निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो संयुक्त परियोजना के तौर पे आप तुंगभद्रा परियोजना को देख सकते हो, जो कि आपके तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की है। जबकि घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, स्पेशली कर्नाटक की। शिव समुद्रम आपकी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। अलमाटी आपकी कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। तो ये तीनों तो कर्नाटक में है, अलग अलग नदियों पर, परंतु तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न होता है, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल ही रह गया, कि केवल वर्षा जल ही ऐसा है जो इसको पोषित कर सकता है, तो उसे बारानी कृषि कहते हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में वर्षा पोषित कृषि भी कह देते हैं, कि वर्षा पे ही ये निर्भर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है और यह हुगली नदी की सहायक है, बिल्कुल सही बात है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है? नहीं मेरे भाई, ये दाएं तरफ से नहीं बल्कि बाएं तरफ से मिलती है। अच्छा, रामगंगा नदी के बारे में बात कर लें तो ये उत्तराखंड से निकलते हुए बिजनौर से प्रवेश करती है। यूपी में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से, और कन्नौज में जाके सबसे पहले ये मिलती है, लेकिन ये बाएं तट पे मिलती है, इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया, पहला ही केवल सही रहेगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे असम करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा, लेकिन नागालैंड नहीं करेगा। और यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए था, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा ऑप्शन में। तभी आपका केवल एक स्टेटमेंट बन सकेगा नागालैंड। तो हो सकता है हिमाचल को अरुणाचल लिखना था, लेकिन बाई मिस्टेक गलत लिख दिया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखो तमिलनाडु के एक पॉइंट से ही आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल गए, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून में जो मैंने चीजें पढ़ाई थी वहां से आपको क्या देखने को मिल गया, एक साथ 3 प्रश्न देखने को मिल गए। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? 115 आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अति सघन वन जिसका क्षेत्र घनत्व कितना है, 70% या उससे अधिक माना जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो ये मध्य और शिवालिक हिमालय को, यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये स्थित होता है, जो इनको अलग कर देता है। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, कोपली परियोजना असम में है, रंगीत परियोजना सिक्किम में, परंतु दोयांग परियोजना आपके मणिपुर में नहीं है, बल्कि नागालैंड में ये परियोजना पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल होती है भाई, मैंने ये पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है आप लोगों को। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है और मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट ही सही है, इसकी व्याख्या भी आपकी सही की जा रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ आप स्थान देखोगे और नदी देखोगे। जैसे ओरछा की बात कर लेते हैं तो बेतवा नदी के तट पर है, बद्रीनाथ की बात करेंगे अलकनंदा नदी के तट पे, फिरोजपुर की बात करेंगे तो ये फिरोजाबाद नहीं है यूपी का, ये फिरोजपुर है जो पंजाब में स्थित है। और पंजाब का फिरोजपुर तो दोस्तों सतलज नदी पर स्थित होगा ना, वहां तो गंगा नदी है ही नहीं। अयोध्या की बात करेंगे तो सरयू नदी पे। इसीलिए आपको भारत की कुछ प्रमुख लोकेशन पता होनी चाहिए। फिरोजपुर अक्सर जो है कि पंजाब में बहुत चर्चित रहता है और यहाँ पे सतलज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती नदी, उसका नाम हो जाएगा आपका क्या, सतलज नदी, जो कि सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। वहीं अगर हम ब्यास नदी की बात करें, जो रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है वहां से ये निकलती है। और रावी नदी की बात करें तो रावी नदी आपके रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और पूछा जा रहा है उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन कौन से गुजरात में स्थित हैं? तो देखो कि मेहसाणा भी है, ल्यूनेस भी है, नवागांव भी है, कलोल भी है। लेकिन बोरहुल्ला की बात करेंगे तो जो बोरहुल्ला होता है ये आपके असम और नागालैंड के बाउंड्री पर होता है। कहाँ पे? असम और नागालैंड के बाउंड्री पर पाया जाता है। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 5। अब यहाँ पे अगले 2-3 प्रश्न जो और बचे हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? देखिए, हिमानी निर्मित झील का मतलब हो गया जो हिमानी से बना हुआ है, यानी कि बर्फ से बना हुआ है। तो भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, राकसताल हो गया। लेकिन वूलर झील नहीं है, क्योंकि वूलर झील आपकी विवर्तनिक झील का उदाहरण है। कैसी? विवर्तनिक झील का उदाहरण है, अर्थात कहीं ना कहीं या तो कुछ हिस्से का धसाव हो गया या कुछ हिस्सा जो है कि गड्ढे में हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भरने से झील का निर्माण हो गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कृषि बहुत कम क्षेत्रों में होती है, सामान्यतः वहां पे झूम खेती होती है, वरना फिर सारे के सारे जंगल है। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या बहुत अधिक है। बिल्कुल नहीं, एसटी की तो मान सकते थे लेकिन एससी की नहीं, क्योंकि आप देखोगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहां पे तो बिल्कुल ही अनुसूचित जाति है ही नहीं। तो इसीलिए आपका आर गलत हो गया, केवल ए सही हो गया। और यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है क्या? ये बात सही होगी। तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो मतलब कि सही है बिल्कुल, कि महान हिमालय जो है कि अधिक सतत श्रृंखला, यानी कि एक पैरेलल तरीके से प्रॉपर दिखती है, प्रॉपर उसमें चोटियां वगैरह है, तो पहला सही है। दूसरा है, महान हिमालय का क्रूड बेसाल्ट का बना हुआ है। बिल्कुल नहीं,
अगर आपने ज्योग्राफी क्लास की होती तो आप तुरंत बताते कि नहीं सर ये तो आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें ज्वालामुखी की भी क्रिया का जो है कि थोड़ा बहुत योगदान है। और आग्नेय में भी स्पेशली किसका प्रयोग किया गया है? ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। किसका? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से निर्मित है, बेसाल्ट से नहीं। तो दूसरा वाला गलत है। और अब हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वन के पेड़ है? कौन सा सदाबहार वन के पेड़ हैं? तो आप देखोगे रोजवुड हो गया, सिनगोना हो गया, महोगनी हो गया, एबनीज हो गया, ये सभी जो कि भूमध्य रेखा के आसपास की विशेषता से युक्त होते हैं, जहां पे तापमान अधिक होता है, वार्षिक तापमान के साथ साथ आपको वर्षा की मात्रा भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलती है। जबकि खजूर की बात करेंगे तो ये राजस्थानी यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, ये सदाबहारी वन के पेड़ माने ही नहीं जाते हैं। इसलिए 1, 2, 4 आपका बी ऑप्शन ही केवल सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा टेस्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न कंप्लीट हुई, पॉलिटी के 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए, पॉलिटी 1, पॉलिटी 2, ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया और अगला आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा कल। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज जो है कि पूरे टेस्ट करा दिए जाएं और फिर दोबारा हम लोग फुल टेस्ट की सीरीज में आ जाएंगे। तो यहां तक अगर वीडियो पसंद आई हो और यहां तक आपने वॉच किया हो, मेरे साथ कंटिन्यू तैयारी की हो, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो दोस्तों, और अपने भी अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।